दोस्तों, वक्त कोई छोटा हथियार नहीं होता। वक्त जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, सोच बदल देता है, चेहरे बदल देता है और रिश्तों की असलियत सामने ला देता है। आज की ये कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं है। ये कहानी है घमंड, राजनीति, दोहरे मापदंड और उस कर्मा की जो भले देर से आए लेकिन पूरी ताकत के साथ वार जरूर करता है। साल 2022। दुनिया अभी कोरोना के झटकों से उभर ही रही थी। अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हुई थीं। गरीब देशों में खाने का संकट गहराता जा रहा था। और तभी रूस यूक्रेन युद्ध ने हालात को और बिगाड़ दिया। गेहूं, तेल, खाद्यान्न सब कुछ अचानक महंगा हो गया। कई देशों में हालात ऐसे बन गए कि सरकारों को डर सताने लगा कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिली तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत सामने आया। भारत ने फैसला लिया कि वो दुनिया के ज़रूरतमंद देशों को गेहूं सप्लाई करेगा ताकि भूख से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, क्योंकि भारत खुद भी बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने इंसानियत और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने गंदा मोड़ लिया। तुर्की ने अचानक बिना किसी ठोस सबूत के ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय गेहूं खराब है, उसमें बीमारी है और ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। सोचिए, बिना जांच, बिना रिपोर्ट, बिना वैज्ञानिक आधार, सिर्फ आरोप। और ये आरोप सिर्फ गेहूं पर नहीं था, ये भारत की विश्वसनीयता पर हमला था। मामला यहीं नहीं रुका। भारत से भेजा गया गेहूं का जहाज वापस लौटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। संदेश साफ था, भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि मिस्र ने बिना खुद जांच किए, बिना अपने एक्सपर्ट्स की राय लिए, बस तुर्की की बात मान ली और भारतीय गेहूं लेने से इनकार कर दिया। सोचिए दोस्तों, हजारों टन अनाज जो लाखों लोगों का पेट भर सकता था, सिर्फ राजनीति और अहंकार की वजह से ठुकरा दिया गया। बाद में जब पूरे मामले की जांच हुई तो सच्चाई सामने आई। जिस बीमारी का नाम लेकर भारतीय गेहूं को बदनाम किया गया, उसका गेहूं से कोई लेना देना ही नहीं था। भारतीय कंपनी ने साफ कहा कि गेहूं हर क्वालिटी टेस्ट में पास था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। भारत की छवि खराब करने की कोशिश पूरी हो चुकी थी। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जिस गेहूं को तुर्की और मिस्र ने ठुकरा दिया था, उसी गेहूं को इजराइल ने बिना किसी ड्रामे के स्वीकार कर लिया। न कोई बयानबाजी, न कोई आरोप, न कोई राजनीति, बस जरूरत थी और भरोसा था। इससे पूरी दुनिया को एक साफ संदेश मिला। समस्या गेहूं में नहीं थी, समस्या सोच और नीयत में थी। वक्त बीतता गया और हालात बदलते चले गए। आज वही मिस्र, जिसने कभी भारतीय गेहूं को हाथ लगाने से मना कर दिया था, खुद गंभीर संकट में फंस चुका है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक देशों में से एक है। सालों तक वो अपना ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से खरीदता रहा। लेकिन युद्ध के बाद सप्लाई टूट गई और कीमतें आसमान छूने लगीं। मिस्र की परेशानी सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, खेती सीमित है, बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, डॉलर की भारी कमी है और ऊपर से सरकार को लोगों को सस्ती रोटी देने के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ रही है। वहां आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक है, रोटी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मिस्र की करेंसी लगातार कमजोर होती जा रही है। महंगाई बेकाबू है और सरकार के सामने डर है कि अगर रोटी महंगी हुई तो हालात बगावत तक पहुंच सकते हैं। इसी मजबूरी में मिस्र की नज़र फिर भारत पर गई। वजह साफ है, भारतीय गेहूं सस्ता भी है और क्वालिटी के मामले में भरोसेमंद भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिस्र की रिक्वेस्ट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। आधिकारिक वजह यह बताई गई कि पहले घरेलू बाजार की कीमतें कंट्रोल में रखना जरूरी है। लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। भारत ये नहीं भूलता कि 2022 में क्या हुआ था। भारत ये नहीं भूलता कि किसने बिना सबूत आरोप लगाए और किसने बिना जांच के उन आरोपों का समर्थन किया। हाल ही में भारत ने इजराइल को गेहूं और बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई किए, जिससे ये साफ हो गया कि मुद्दा गेहूं की कमी का नहीं है, मुद्दा भरोसे का है। आज गेहूं सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा दोस्तों, ये एक डिप्लोमैटिक टूल बन चुका है। एक ऐसा हथियार जिससे रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। और भारत अब इस हथियार को भावनाओं से नहीं, रणनीति से इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मिस्र को गेहूं मिलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या मिस्र ने 2022 से कोई सबक लिया है? क्या उसने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते अफवाहों, घमंड और राजनीति पर नहीं चलते? या फिर वक्त एक बार फिर उसे वही सबक सिखाने वाला है? क्योंकि दोस्तों, वक्त घूमकर फिर उसी मोड़ पर आ चुका है।
फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फैसला भारत के हाथ में है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैसला सिर्फ गेहूं का नहीं, भरोसे और ताकत का है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई देश बार बार मुश्किल में पड़ता है, तब उसे समझ आता है कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ खड़ा होता है। मिस्र आज ठीक उसी दौर से गुजर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिस्र की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। डॉलर की भारी कमी है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है अपने लोगों को सस्ती रोटी देना। मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है, जिसे हर साल करीब 12 से 13 मिलियन टन गेहूं चाहिए। लेकिन 2026 में ये आयात करीब 8% तक गिर चुका है। वजह साफ है, पैसे हैं नहीं और जहां हैं वहां से गेहूं मिल नहीं रहा। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों से गेहूं खरीदना मिस्र के लिए अब लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि वहां का गेहूं बहुत महंगा है। रूस और यूक्रेन से सप्लाई पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जो सस्ता, भरोसेमंद और समय पर गेहूं दे सकता है। यही वजह है कि मिस्र अब खुलकर नहीं तो अंदर खाने भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन भारत इस बार भावनाओं में बहने वाला नहीं है। जनवरी 2026 में भारत सरकार ने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। कच्चे गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक जारी रखी गई, लेकिन करीब 5 लाख टन गेहूं के आटे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को मंजूरी दे दी गई। इसका मतलब साफ था, भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वैल्यू के साथ ट्रेड करेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त भारत के गोदामों में 30 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं स्टॉक पड़ा है। एफसीआई के पास बफर स्टॉक से लगभग 2 गुना अनाज मौजूद है। यानी भारत के पास क्षमता है, लेकिन वो अब हर किसी के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। भारत उन्हीं को प्राथमिकता दे रहा है जिन्होंने मुश्किल वक्त में भारत पर भरोसा दिखाया। इसी बीच भारत और मिस्र के रिश्तों में एक बड़ा कूटनीतिक ट्विस्ट देखने को मिला। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हाई लेवल बैठकों में गेहूं का मुद्दा सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंचा। जो समाधान सामने आया वो किसी आम ट्रेड डील जैसा नहीं था। प्लान ये बना कि मिस्र भारत को रॉक फॉस्फेट और अमोनिया जैसे जरूरी कच्चा माल देगा और बदले में भारत मिस्र को गेहूं सप्लाई करेगा। यानी एक तरह की बार्टर डील। बिना डॉलर खर्च किए दोनों देश अपनी सबसे अहम जरूरतें पूरी करेंगे। आज के दौर में जब हर देश डॉलर की कमी से जूझ रहा है, ऐसी डील को बेहद स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं है दोस्तों, ये एक संदेश है। संदेश ये है कि भारत अब डिप्लोमेसी में कमजोर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर चाल चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। गेहूं अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का एक मजबूत हथियार बन चुका है। लेकिन कहानी में एक और पेच है। मिस्र आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और तुर्की के पक्ष में खड़ा नजर आता है। हाल ही में ओआईसी की मीटिंग में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर मिस्र ने भारत के खिलाफ बयान दिया और पाकिस्तान के समर्थन में बात की। यानी एक तरफ भारत से गेहूं की उम्मीद, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ बयानबाजी। यहीं पर सवाल उठता है, क्या भरोसा सिर्फ जरूरत के वक्त याद आता है? क्या दोस्ती सिर्फ तब तक होती है जब तक पेट भरा हुआ हो? भारत इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। यही वजह है कि मिस्र के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन पूरी तरह खोला भी नहीं गया है। उधर मिस्र ने भी 2022 की गलती से सबक लिया है। अब वो किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। दोस्तों, आज भी अगर मिस्र के आम लोगों की रोटी कोई देश सबसे भरोसेमंद तरीके से सुनिश्चित कर सकता है तो वो भारत ही है। फर्क बस इतना है कि अब भारत की शर्तों पर, भारत के सम्मान के साथ। ये वही भारत है जिसके गेहूं को कभी बिना जांच बदनाम किया गया था, और आज वही भारत शांति से बैठा फैसला कर रहा है कि किसे मदद मिलेगी और किसे इंतजार करना पड़ेगा। इसे कहते हैं वक्त का पहिया और कर्मा का हिसाब। तो सवाल अब आपसे है, क्या भारत को उस देश की मदद करनी चाहिए जो मुश्किल वक्त में भारत के खिलाफ खड़ा हुआ, या फिर भारत को साफ संदेश देना चाहिए कि भरोसा एक तरफा नहीं चलता? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ गेहूं की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत की बदलती ताकत, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी सच्चाई की जीत की। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।